गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी और इसके पॉइंट्स भी मैक्सिमम 15 पॉइंट्स है। बट बेटा एक बार अगर आप पॉइंट्स को लर्न कर लोगे तो इसमें सारी वर्डिंग आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि आपको ये नहीं पता कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है या देशों की ज्योग्राफी क्या होती है, नेचर सोर्स क्या होती है, जैसे कच्चा तेल होता है, पेट्रोल होते हैं या माइंस होती हैं, पॉपुलेशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। जस्ट आपने जो है चैप्टर को समझना है, देन आफ्टर वर्डिंग जो आप अपनी तरफ से अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, मीनिंग डेफिनेशन लर्न करना और पॉइंट्स लर्न करना, देन आफ्टर आप वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, वह पॉइंट्स लर्न करना ज़रूरी है। और एक बात और, अगर तुझे क्वेश्चन आता है कि हाँ इसके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के एलिमेंट्स बताओ, तो आपने सभी पॉइंट्स लिखने हैं। कई बार होता है कि वो सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के आगे 7 पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, मिलिट्री प्रेपरेडनेस के आगे भी 7-8 पॉइंट निकलते हैं। ऐसे 2-3 पॉइंट्स उठाकर भी वो 20 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आपने उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अगर तो सारे एलिमेंट्स वगैरह कह रहा है तो आप छोटे छोटे मतलब जैसे पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 3-4 लाइनें इनफ है। मैं बार बार ये अपनी वीडियो में कहती हूँ, 20 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पॉइंट्स मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि 15-16 पॉइंट होने चाहिए। और उसके बीच में जस्ट मेन मटेरियल लिखो। हो सकता है मैं 3-4 लाइनों से ज़्यादा भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आपको जो लाइनें ठीक तरह अच्छी तरह समझ आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे बनकर आ रहा है कि डिफाइन द नेशनल पावर, नेशनल पावर के बारे में बताओ। ठीक है, आपने वहाँ पर मीनिंग 2-3 डेफिनेशन लिखनी है। देन डिस्कस द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कह सकते हैं या कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, तो आप ये भी देख सकते हो सेव का भी एज ए प्रूफ के तौर पे भी कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जहाँ कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स बताओ, जहाँ ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पॉइंट्स के जैसे 15 पॉइंट्स है तो कोई 2-4 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। राइट डाउन द ज्योग्राफी एंड नेचर सोर्स, ज्योग्राफी एंड नेचर सोर्स के बारे में बताओ। फिर आपने जस्ट मीनिंग थोड़ा सा बताकर आपने इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के भी 5-7 पॉइंट आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स में 4-5 पेज फिल नहीं कर सकती, तो फिर इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, यही मैं कहूँगी। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैंने 10th तक पढ़ा है, ज्योग्राफी क्या होती है, नेचर सोर्स क्या होते हैं, मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मेरी इतनी नॉलेज है, तो फिर आप इसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। या नेचुरल सोर्स को डेमोग्राफी भी कह सकते हैं। ठीक है, या 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है, कोई भी 5 एलिमेंट्स बोल सकते हो, लिख सकते हो। जैसे 15 एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी मैं और कोई 5 एलिमेंट्स ये अगर बोला तो लिख सकते हो। जहाँ बोल सकते हैं डिफाइन नेशनल पावर एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, नेशनल पावर को डिफाइन करो, मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बतानी है, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। बेटा मैं वीडियो थोड़ी फास्ट बनाने जा रही हूँ, ताकि जो कोशिश करूँगी कि भी 25 मिनट में इसकी कंप्लीट हो जाए। अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्लो करके आप उस वीडियो को समझ सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो पॉज कर करके समझ सकते हो, तो नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मैम मुझे ये पॉइंट्स समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उस पॉइंट्स को जो 2-3 मिनट की वीडियो हो वो भी बनाकर आपको सेंड कर सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग करेंगे। कहते हैं हमने मीनिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से। ठीक है, नेशनल पावर इज़ द कैपेसिटी, नेशनल पावर क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी है जहाँ एबिलिटी है ऑफ द नेशन की, किसी भी नेशन की, जिसके द्वारा वो किसी दूसरे देश से अपनी या कहना कोई भी बात मनवा सकता है। नेशनल पावर क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी या एबिलिटी का नाम है जिसके द्वारा वो अपनी कोई भी बात दूसरों से मनवा सकता है। जे भी लाइन लिख दोगे तो मच बेटर है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में और बोल सकते हो, अगर एक्सप्लेन करना है, आपके पास टाइम है। वी कैन से दैट नेशनल पावर ऑफ द नेशंस इज of a nations is its ability to secure the goals and objective of the national interest, कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्राप्त करना ही नेशनल जो पावर है।
तो इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? द कैपेसिटी टू यूज़ फोर्स, वो कितना फोर्स यूज़ करता है, थ्रेट ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स ओवर द अदर नेशंस, विद द यूज़ ऑफ नेशनल पावर इन नेशन इज़ एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द अदर नेशन, अपनी पावर यूज़ करके वो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे अमेरिका अपनी पावर यूज़ करके पाकिस्तान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो उसे हम नेशनल पावर कहते हैं। अगर डेफिनेशंस दो लिख सकते हो। हार्टमैन कहता है national power denote the ability of nations to fulfill nations goals. It tells us as to how much powerful or weak a particular nation is in securing its nation's goal. नेशनल पावर की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा अपने गोल्स को हासिल करता है। इसी के द्वारा पता चलता है कि वो अपने इंटरेस्ट कैसे सिक्योर कर पाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेडरफोर्ड की, या लिंकन कह लो जहाँ, नेशनल पावर इज़ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर एंड कैपेबिलिटी। नेशनल पावर क्या है? किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? पावर की एंड कैपेबिलिटी का, विच द स्टेट यूज़ द फुलफिलिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, जिसके द्वारा वो अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। एक आरटी जंगम की डेफिनेशन बहुत ईजी है। नेशनल पावर इज़ द मीन्स ऑफ द कंडक्टिंग नेशंस फॉरेन पॉलिसी और द परस्यूट ऑफ नेशनल गोल। नेशनल पावर हम किसके द्वारा देख सकते हैं, किसकी नेशनल पावर कितनी है? उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखकर, ठीक है, तो जिसके द्वारा वो अपने नेशनल गोल को परस्यूट करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम इसके एलिमेंट करते हैं। बाद में आपने ऐसे हेडिंग डाल देना है, एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल पावर और कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जिस प्रकार अगर एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट किया तो एलिमेंट लिखना, अगर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पूछा तो कंपोनेंट लिखना। आपने यहाँ से जस्ट एक लाइन ही अटैम्प्ट करनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना इसका, ठीक है। कि नेशनल पावर कैन बी इक्वेटेड विद द एंटायरली ऑफ स्टेट इफेक्टिवनेस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये लाइन ऐड करके देन आफ्टर आपने लाइन लिख देनी है, इन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर इज़ गिवन बिफोर, कि हम जो नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार उसका जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसका ज्योग्राफी, जो एलिमेंट्स है उससे भी आपने पूरी तरह हाईलाइट करना है, बड़ा सारा 2 लाइनों में लिखकर उसे अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है। छोटा छोटा नहीं लिखना, पॉइंट्स को कभी छोटे छोटे नहीं लिखते आप। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज़ द मोस्ट स्टेबल, टेंजिबल, परमानेंट नेचुरल एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर। बस इतनी लाइन लिखनी है, ठीक है। मैं जितनी जितनी लाइन कह रही हूँ बेटा आप इतनी भी लिख लोगे तो मच बेटर। यस बेटा, अगर तो ज्योग्राफी का जैसे एज ए 20 नंबर पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपने इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जितने भी इसके 7 पॉइंट्स है, ठीक है। वो भी बताऊंगी कि इस पॉइंट्स में भी आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो अगर नहीं आप जस्ट 15 पॉइंट्स लिख रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स को आपने एक पैरे में ही एक्सप्लेन कर देना है। क्या है? फर्स्ट इसका पॉइंट है साइज़। Size is an important geography elements of the national power. The large size of the country will have a more natural resource. ये लाइन लिखनी है, देन आफ्टर लाइन आप स्टार्ट हो जाएगी। लार्ज साइज ऑफ कंट्री लाइक रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग पावरफुल कंट्री। क्योंकि पहला तो ये है कि हाँ कि लार्ज साइज़ भी कंट्री का होना चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज साइज़ होगा कंट्री का तो उसके पास नेचुरल सोर्स बहुत होंगे। तो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया है, वो लार्ज टाइप की कंट्री है, लार्ज साइज़ की कंट्री है, इसलिए उसके पास रिसोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है, इसके साइज़ में इनफ है। जो 2 लाइनें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है मैप्स। मैप्स इसमें भी आपने पहली लाइन ऐड करनी है। समटाइम्स मैप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशंस एज ए प्रूफ टू जस्टिफाई इट्स क्लेम एंड द refute द क्लेम ऑफ द अदर ऑन द पर्टिकुलर पोर्शन टेरिटरी। ये एक लाइन बहुत है इसकी, ठीक है। कुछ जो मैप्स भी कई बार होता है कि एज ए प्रूफ तौर पर साबित हो जाता है कि जैसे मान लो चाइना इंडिया की कोई लाइन बनी हुई है, मैकमोहन लाइन बनी है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो मैप के द्वारा अपना शो कर सकता है कि नहीं ये इतना जो एरिया है वो मेरा है, ठीक है। तो क्लेम हो जाता है उसके द्वारा एज अ प्रूफ के तौर पर मैप जरूरी है। तो लोकेशन की भी आपने लाइन कहाँ से ऐड करनी? जहाँ से
Location also figure in the diplomacy and the strategy of war. Great Britain and Japan became a big sea power because of their location. Location भी अच्छी होना ज़रूरी है। तो जो ब्रिटेन ऐसा पावरफुल क्यों बना, जापान क्यों पावरफुल बना, क्योंकि वो सी के आसपास है, इसलिए वो सी का ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया एज ए लोकेशन के कारण। आगे वो बहुत सारी एग्जाम्पल है, आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक लाइन और ऐड कर सकते हो। इन ब्रीफ वी कैन से दैट लोकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर ऑफ द नेशनल पावर। फोर्थ पॉइंट आई द क्लाइमेट। क्लाइमेट हैज़ अ स्पेशल इन सिग्निफिकेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल पावर बिकॉज क्लाइमेट डिटरमाइन द फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमी, कल्चर। अगर हमारा क्लाइमेट ही अच्छा होगा तो हमें फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमी, कल्चर, इवन द टेम्परामेंट ऑफ द पीपल, कि मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। अगर वो थोड़े से गर्म जलवायु के हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के, तो उनका स्वभाव जो है वो क्या होगा, लड़ाका कह लो कि जो गुस्सैल बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा एंग्री टाइप का। अगर वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या कुछ भी है तो वो थोड़े कोल्ड टाइप के हो जाएंगे। जो टेम्परामेंट जो ह्यूमन का वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। इतनी लाइन आपके लिए ये काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, बाउंड्रीज। Boundaries are also geographical factor of the national power of the nations. अगर नेचुरल बाउंड्रीज होगी तो उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स कम होगी, ठीक है। ये आपने +1 +2 पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है, ये चीज़ वगैरह आपने, और फर्स्ट ईयर में भी मेंशन पढ़ी हुई है। नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन टू नेशंस रिड्यूस द चांस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द नेशंस एंड डेवलप द स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशन। अगर उनकी जो नेचुरल बाउंड्री है तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, तो उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन वगैरह बना रहेगा। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी किसे कहते हैं कि अर्थ का जो है, अर्थ की फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। वो जैसा पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है, दरियाई एरिया है, कैसा एरिया है, टोपोग्राफी भी ये काउंट करता है। टोपोग्राफी इज़ आल्सो geographical element of the national power of the nations. If the terrain is plain, it is difficult to face the enemy, but in the case the terrain has a natural barrier like mountains, river, forests, etc., that it is quite easy to protect the country from the foreign invasions. ठीक है, ये सारा कौन से पॉइंट्स आ गए, ज्योग्राफी के। नेक्स्ट है आपका हेडिंग नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल सोर्सेज आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पावर। ये लाइन ऐड करनी है। देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशंस टू लार्ज एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द इट्स नेचुरल सोर्स। कि अगर किसी देश की हम डेवलपमेंट को आम मेजरमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके नेचुरल सोर्स कितने हैं, ये डिपेंड वगैरह करता है। तो नेशंस मस्ट हैव अ फर्टाइल लैंड, उसके पास फर्टाइल लैंड होना ज़रूरी है। किसके लिए, फॉर इरीगेशंस के लिए। देयर शुड बी सफिशेंट सोर्स ऑफ द वाटर, वाटर भी होना चाहिए। ये लाइन और ये 2-3 लाइनें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट शुड आल्सो हैव द लार्ज फॉरेस्ट, उसके पास फॉरेस्ट भी होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उनको बैलेंस बनाने के लिए जो फॉरेस्ट वगैरह ज़रूरी है। ये लाइन ऐड हो सकती है नेक्स्ट पैरे में। एंड थर्ड लाइन आपकी स्टार्ट होगी, द स्टेट शुड आल्सो बी रिच इन मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। आपको पता है कि नेचुरल सोर्स में क्या आता है, समुद्र आएंगे, ठीक है, वाटर आएगा, फर्टाइल्स जो लैंड वो आएगी, फॉरेस्ट आएंगे। फॉरेस्ट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। देन आफ्टर जो मिनरल्स वगैरह आएंगे, मिनरल्स वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह आएगा, ये चीज़ें आएंगी ना, सारा कुछ जो भी नेचुरल सोर्सेस वगैरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है, द नेशनल मस्ट हैव वी कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सोर्स। ये नहीं कि आपके पास नेचुरल सोर्स बहुत ज़्यादा है तो लेकिन आपको यूटिलाइजेशन नहीं करना आ रहा। यही इंडिया का ये रीज़न है कि इंडिया के पास बहुत सारे जो कोल है, आयरन है, मैन्युफैक्चर काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको सही तरह यूटिलाइज करना। आप बता सकते हो पहले नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं, फिर आपको ये तर्क अपने बताना है कि नेचुरल सोर्स होना ही काफ़ी नहीं है, उसको सही तरह यूटिलाइज करना भी आना चाहिए, वो भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट आपका पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर ऑफ द नेशन। द कंट्रीज हैविंग a scarcity of manpower can neither make a sufficient production or an
डिफेंड द themselves फ्रॉम द एनिमी। पॉपुलेशन भी एक नेशनल पावर जो है के लिए एक ज़रूरी एलिमेंट है। उसके पास मैन पावर की स्केर्सिटी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो अपनी देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है ना, कोई वो कनाडा बहुत रीजन में बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर इन केस उस पर हमला हो जाए तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ह्यूमन सोर्सेस बहुत कम है। तो पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि अपनी बाउंड्रीज की रक्षा कर सकें। फिर बात आ रही है पॉपुलेशन इज़ सो मतलब पे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ नेशनल असेस्ड भी है, गॉड ब्लेसिंग भी है। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड ह्यूमन पावर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोम बीइंग द पावरफुल नेशन। मतलब कि जब हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तो वहाँ पर जो एजुकेटेड लोग थे, एक जिज्ञासु लोग थे, वो उन्होंने ही अपने देश को, रोम देश को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। बट लॉजिक क्या है, ये तो हमने जो फेवर में बता दी कि वो अपनी बाउंड्रीज़ की केयर कर सकते हैं, फिर वो अपने अगर वो वहाँ पर एनलाइटेड वगैरह ह्यूमंस वगैरह है तो अपने देश को पावरफुल बना सकते हैं। बट अगर पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना, काबिल नहीं है किसी बात के लिए, तो वो उन देश के लिए एक कर्स भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। बट ओवर पॉपुलेशन कैन बिकम कर्स आल्सो, इट बिकम द डिफिकल्ट टू फुलफिल, क्योंकि उसकी जो जो बेसिक नीड्स वगैरह है वो फुलफिल ही नहीं होगी, ठीक है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्ड, यही कारण है कि जो एशियन वर्ग जैसी कंट्री है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या कुछ भी ऐसे देश हैं, उनकी एरिया से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर दिस रीज़न वो हमारा देश अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है जापान, इंग्लैंड, कनाडा कह लो, अमेरिका से, ठीक है। तो एक लॉजिक ये भी दे रहा है कि इज़राइल हैज़ बीन एबल टू इस्टेब्लिश इज़राइल ने चाहे सुपरमेसी क्रिएट कर ली है, ठीक है, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो अपनी अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंस के लिए वो किस पर डिपेंड है, यूएसए के लिए डिपेंड है। कहने का भाव कि पॉपुलेशन इतनी तो होनी चाहिए कि अपने देश की रक्षा कर सके, तो इतनी एलिजिबल नहीं होनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए बर्डन क्रिएट हो जाए, ठीक है। ऐसे अपनी वर्डिंग में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पॉपुलेशन का अपने बाद में कंक्लूजन निकाल देना है कि इनफैक्ट ओनली द नंबर ऑफ द पीपल इज़ नॉट एलिमेंट। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गिनती है पॉपुलेशन की तो बहुत वो नेशनल पावर की एक एलिमेंट बन जाएगी। उसके पास क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। अगर इंग्लिश की लाइनें नहीं बनानी आती तो आप सेम टू सेम लाइन ये चेप सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर ऑफ अ नेशंस। अच्छा बेटा, एक बात और कहना चाहूँगी कि देखने को आपको ये बहुत बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लगते होंगे, लेकिन जब जो जो मैंने लाइनें कही हुई हैं आप अपने नोट से इसे तैयार करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा जी, ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। एक बार कोशिश जरूर करना। चाहे पहली लाइन ऐड करनी है, देन आफ्टर टुडे द कंट्री लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द ग्रेट नेशंस बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। क्योंकि इकोनॉमिक से ही इंडस्ट्री बनाती है, तो इंडस्ट्री प्रोग्रेस के कारण ये देश जो ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। So industry capacity and economic progress are an important element of the power of a nation. The economic progress is linked to the availability of raw material. जो economic progress है वो किसके पर डिपेंडेड है, raw material पर, developed technology पर, trained and fully skilled worker and quality of the production। ये लाइनें जरूर लिखनी है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हो सकती है अगर उसके पास रॉ मटेरियल है, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड है और फुली स्किल्ड वर्कर है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है। बट देयर रोल एज एलिमेंट ऑफ पावर हैज़ टू बी एनालाइज इन द रिलेशन विद द अदर फैक्टर एंड नॉट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ द साइंस फॉर द प्रमोशन ह्यूमन वेलफेयर इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जब हम मनुष्य के भलाई के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए साइंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम घर से एक छोटी सी चीज़ को लेकर, मान लो कि हम घर का कोई पंखा ही चलाते हैं, आप मिक्सी चलाते हो, ठीक है, कुछ अपना व्हीकल चलाते हो, तो वो क्या टेक्नोलॉजी है ना। सारा कुछ साइंस की जो सारी इन्वेंशन वगैरह ना, कि मनुष्य के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए जो भी हम साइंस का प्रयोग करते हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो
Man has made so many scientific inventions, but these inventions are useful if these are used for the welfare of mankind, and technology is the use of these inventions for the welfare of mankind. Technology include all these inventions and means which help in the physics, prosperity and the happiness of the nations. तो जो है टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए जो मनुष्य के जो वेलफेयर के लिए मैक्सिमम जो हम उनके लिए भलाई के लिए काम करें। फिर आगे आप उसमें लाइन ऐड कर सकते हो। टुडे द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज अ सोर्स ऑफ द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये लाइन ऐड कर सकते हो। और एक लाइन और ऐड कर सकते हो, द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एज अ फैक्टर ऑफ पावर can be judged from the fact that nations which are in the position to export weapon technology, nuclear technology, communication technology and space technology etc. have great influence in international politics and they are in the position to influence the politics of the nations। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको जो पूरे के पूरे पॉइंट लिखने पड़ रहे हैं तो आप इसमें जो भी आपको 2 लाइनें 3 लाइनें अच्छी तरह समझा रही है अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अगर जे आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कह रहा है एग्जामिनर वगैरह लिखने के लिए, फिर आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप 2-3 लाइनें लिखना मच बेटर है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से समझा रही हूँ कि आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पुट करे आप अटैम्प्ट कर सको। नेक्स्ट है मिलिट्री रिप्रेजेंटेंट्स होता है कि हाँ आपकी जो मिलिट्री है वो किस प्रकार उसकी तैयारी है। Military preparedness of the nation is also an important element of national power. Many people consider that the military power of the nation is a national power, which is not completely correct. बट वी कैन नॉट इग्नोर। कई कहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मिलिट्री और प्रेफरेंस होनी ज़रूरी है फॉर दिस रीज़न कि हर देश जो अपना, मान लो कि मेरे पास 1 लाख की इनकम है तो मैं 40-50 हज़ार, मान लो 60,000 जो 60,000 है वो किस पर खर्च कर दूँगा, मिलिट्री के लिए। ठीक है, जो हमारा देश की जितनी भी इकनॉमी होती है तो मैक्सिमम जो बजट किसके के ऊपर जाता है, मिलिट्री के ऊपर जाता है। कारण क्या है, अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी डेवलप जो एलिमेंट्स उसे भी अच्छी तरह यूज़ वगैरह नहीं कर सकते। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इसी पर ही डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स आ जाते हैं मिलिट्री प्रेपरेंस, इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वार टेक्नोलॉजी। वार टेक्नोलॉजी मीन्स द नेचर एंड टाइप ऑफ द वेपन सिस्टम। जो टेक्नोलॉजी की नेचर है कैसी है, आप किस प्रकार के वेपन्स यूज़ कर रहे हो। तो नहीं आप तलवार जो ऐसे तलवार हथियार ऐसे यूज़ कर रहे हो, आपकी आर्मी जो अपडेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, अकॉर्डिंग टू टाइम के। ठीक है, जे वार टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं। मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है चलो आपके पास वेपन्स बहुत ज़्यादा एडवांस लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसे गाइड करने वाला ही नहीं अच्छी तरह, उसके ऊपर जोश नहीं भर रहा अपनी फ़ौज में, तो वो भी सारे वेपन्स बिल्कुल ही एक मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। देन आफ्टर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सोल्जर, कहता है कि ये नहीं कि मेरे देश की फ़ौज बहुत ज़्यादा है, मान लो चाइना से, रशिया से, अमेरिका से बहुत ज़्यादा फ़ौज है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी कितनी है, ये भी डेडिकेटेड होनी चाहिए कि वो पूरी तरह फुली डेडिकेटेड है, प्रिपेयर है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए। ये चीज़ें अगर उस देश की हैं तो वो देश पावरफुल होगा। आपको पता होगा इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसका हर बंदा जो कह लो वो पूरी तरह क्वालिटी से भरा हुआ है, अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना, तो फॉर दिस रीज़न क्वालिटी होना ज़रूरी है। ये हम कह रहे हैं पॉइंट मिलिट्री प्रेफरेंस के। हाँ, मोराले ऑफ द शोल्जर, ठीक है, मोराले ऑफ शोल्जर, तो ये कि जो उसके शोल्जर हैं उनका मनोबल बहुत होना चाहिए, जो वीक पॉइंट का ना हो, जैसे डरपोक ना हो, वो उसके अंदर से सेपरेट होनी चाहिए कि मैंने जीत प्राप्त करनी है। ठीक है, फॉर दिस रीज़न जो मार्टरी होते हैं, शहीद होते हैं, जब फौजी होती है उसके बच्चों के लिए सीट रिजर्व हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स उनके इतनी फीलिंग्स है तो बच्चों में नेचुरली होगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, जैसे हमने मिलिट्री की बात की थी ऐसे ही वेपन्स की है। ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारे, मेरे देश के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कैसे है, वो मॉडर्न टाइप के है। ठीक है, कि वो दूसरे देशों के का मुकाबला कर सके, ऐसी उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइंग। स्पाइंग जरूरी है, जैसे जासूसी वगैरह। हमें दूसरे देश, अगर मैं दूसरे देश
के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो मेरे देश पे बार बार अटैक कर रहा है तो मैं उसका करना चाहता हूँ। तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि उसकी आर्मी कितनी है, वेपन कैसे हैं, ये उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फॉर दिस रीज़न इसके लिए जो है वो जासूस बनाए जाते हैं, जासूस छोड़े जाते हैं। तो जैसे हर देश एक दूसरे अपनी दूसरे देशों में जो है वो जासूसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो किसी भी तरह यूज़ कर सकता है, मैन मेड हो सकता है, टेक्निक हो सकती है, सैटेलाइट वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है नेशनल करेक्टर। नेशनल करेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कहते हैं नेशनल करेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंड इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर। जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आता है, ह्यूमंस के ट्रेड्स आते हैं, एटीट्यूड्स आते हैं। अगर मान लो उस देश के जो बंदे हैं, ह्यूमंस हैं, उसमें उनका करैक्टर बहुत हाई फाई है, सच में, ईमानदारी में, देश के लिए अब मरने के लिए, ऐसे उनकी फीलिंग्स वगैरह है, इनका करैक्टर है सभी लोगों में, तो नेचुरली उनका देश भी कितना बलवान पावरफुल बन जाएगा। अगर उनके देश के लोग करप्टेड है, झूठ बोलने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है, तो करैक्टर ही मतलब घटिया करैक्टर के वगैरह है, तो नेचुरली देश किससे बनता है, इंसानों से बनता है ना, तो करैक्टर भी जो देश का नेशनल करैक्टर भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। टुडे अगर हम देखें जैसे यूएस है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे भी कोई कंट्री वगैरह है, अगर वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है तो इट मीन्स क्या है कि उनके लोगों का करैक्टर बहुत ज़्यादा हाई फाई है। हाई फाई का कहने का भाव वो ईमानदारी, सच्चाई में, मेहनत में ऐसे विश्वास रखते हैं। तो वीक नेशंस करैक्टर वीक द नेशनल पावर। अगर देश का करैक्टर कमज़ोर होगा तो नेचुरली नेशनल पावर भी कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टाइप, क्वालिटी और टाइप कैसे होनी चाहिए, अलग अलग कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो डिपेंडेंट करती है गवर्नमेंट की टाइप के ऊपर, ठीक है। क्वालिटी कैसे है, जब गवर्नमेंट भ्रष्ट है, करप्टेड है, ठीक है ना, तो नेचुरली देश भी करप्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। वो खुद ही करप्टेड है गवर्नमेंट, तो वो दूसरों को, आम सिटीजन के लिए क्या कानून बनाएगी, क्या उनको मतलब रेगुलेशन फॉलो उसके देश के लोग करेंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस टाइप की है, किस क्वालिटी की है। कई लोग कहते हैं, जहाँ एग्जांपल दी है बेटा, कि पहले रशिया की जो गवर्नमेंट थी ना, जब क्रांति आई थी 1917 में, उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुकी थी, फॉर दिस रीज़न रशिया कमज़ोर हो गया बाद में। लेकिन लेनिन, स्टालिन जैसे बहुत ज़्यादा एक कह लो पेट्रिक टाइप के ऐसे लीडर आए, तो उन्होंने अपने रशिया को फिर दुनिया के मैप के ऊपर ले आए, ठीक है, एक पावरफुल देश बना दिया। एक एग्जांपल और देते हैं, कहते हैं कि कई सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है कैसी होनी चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं, जो टाइनी टाइप की है, डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है, क्योंकि वो डिसीजन अच्छी जल्दी बना लेती है, क्योंकि डिसीजन वगैरह करते हैं। बट कई कहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सरकार उनकी होती है, उनके द्वारा चलाई गई सरकार होती है। आपको पता है डेमोक्रेसी के फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। तो हर एक अपनी गवर्नमेंट के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वगैरह है। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर ऑफ ए नेशन है। इट इज a leadership which makes a use of the resource of the state and provide guidance from the time to time। लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे देश का जो लीडर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, वो ही कैपेबल नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं उसे आती, तो चाहे मेरे देश में जितने भी रिसोर्स वगैरह वो सही तरह यूज़ वगैरह नहीं कर पाएगा। अगर वो उसे बहुत इंटेलिजेंट है, हाई स्किल्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसे पता कैसे मैंने दूसरे देशों के साथ टाई अप करना है, तो वो मेरे देश को बहुत आगे लेकर जा सकता है। इट मीन्स लीडरशिप बहुत ज़्यादा मस्ट काउंट है। तो आगे भी कहा गया कि इन ब्रीफ वी कैन से दैट द लीडरशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। It is a leadership which given the direction to the capability and ability of the nations. Because of this, it is said that fools argue about the form of the government. Next है एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, जितने भी जैसे ऑफिसर होते हैं दफ्तर में, ठीक है, डीसी हो गया, एसएसपी वगैरह हो गए, जहाँ आईएएस ऑफिसर हो गए, जहाँ एसएसपी वगैरह, एसपी हो गए, ठीक है, जितने भी जो कर्मचारी वगैरह होते हैं उसे हम ब्यूरोक्रेसी वगैरह कह देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितने में हमारे लीडर वगैरह होते हैं कई बार इतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए
लीडरशिप को गाइड करते हैं। जितनी भी देश की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसे रन बाय करने के लिए वो सिविल सर्विस की गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस मैन जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं उन्होंने अपने देश का पूरा A से लेकर Z तक इतिहास पढ़ा होता है, ज्योग्राफी पता होती है, सारे लॉज पता होते हैं उनको, तो वो उनको गाइड करते हैं। अगर उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा एफिशिएंस है, नेचुरली उनका देश भी जो स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होती है कूटनीति, कि आप वार भी नहीं कर रहे, धमकी भी नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी बातों से दूसरों को से अपनी बात कैसे मनवा रहे हैं। डिप्लोमेसी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल पावर ऑफ ए नेशंस। सम ऑफ द स्कॉलर कंसीडर डिप्लोमेसी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कहते हैं सक्सेसफुल डिप्लोमेसी इज एन पोजिशन टू कन्वर्ट फेलियर into success, and sometimes it is done secretly and many nations come to know of it when the result come on the surface। हाँ, एक एग्जांपल मैं और दे सकती हूँ, जैसे यूक्रेन का वार हो रहा था, ठीक है ना, अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया बोले रशिया के खिलाफ कि रशिया ने क्यों हमला किया, तो इंडिया ने बहुत अच्छी अपनी डिप्लोमेसी साबित की कि पहले तो जब वोटिंग हुई तो बाहर निकल आया, ठीक है, फिर उसने कहा कि जो रशिया ने यूक्रेन पर अत्याचार किए वो गलत है, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन रशिया के साथ भी उसका साथ भी नहीं उसने छोड़ा, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि जी मेरा पुराना मित्र देश है तो मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। इट मीन्स उसने डिप्लोमेसी वाला रास्ता अपनाया, अमेरिका की भी हाँ में हाँ मिला दी और रशिया के भी। तो अमेरिका ने भी उसकी सिचुएशन समझा कि नहीं भी इंडिया ऐसे सच में उसकी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो ऐसे खुलकर हमारे साथ नहीं आ सकता, उसकी अपनी मजबूरी है। तो statesmen try to win over the confidence of the other with reason and logic, and they are expert in the art of the dialogue। वो अपनी बातों के द्वारा अपनी ऐसे आर्ट ऑफ डायलॉग होता है, बातों के द्वारा दूसरों को अपनी जो बात है सही साबित करवा सकता है। जो हो गया डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी पता है आपको, कोई लिबरलिज्म होती है, डेमोक्रेसी होती है, मार्क्सिज्म होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी वगैरह होती है। तो आइडियोलॉजी भी बहुत इफेक्ट करती है नेशनल पावर को। तो जो देश के किसी भी तरह के आइडियाज़ है, बिलीव्स है, उसी के अकॉर्डिंग वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो उसी तरह उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सारा कुछ सिस्टम वगैरह चलता है। तो पहले हमने जैसे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी अपनाई थी, देन आफ्टर बाद में हमने लिबरलिज्म जो है आइडियोलॉजी अपनाई। तो आज लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे यूरोपियन देशों में, और हमारे देश में भी इसको फॉलो किया जाता है। तो ये भी नेशनल पावर में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पता ही है, जैसे हम कहते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, ठीक है। मैन विदाउट एजुकेशन इज़ लाइक एन एनिमल। तो क्या है, कहता है टू प्रोवाइड एजुकेशन। हमारी जो सरकारें हैं, हर देश की सरकारें कोशिश करती हैं कि मैं जो प्राइमरी तक जैसे +2 तक जो एजुकेशन कंपलसरी करूं कि हर सिटीजन को उसके राइट्स, ड्यूटीज़ वगैरह, लॉस वगैरह पता हो, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी जो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए हमारे देश में जो बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, न्यूक्लियर स्टेट, IT वगैरह सेंटर वगैरह खुल रहे हैं। तो यही एक प्रूफ है कि अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री के जो सिटीज़न है, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं। तो ये भी एक एजुकेशन जो है वो नेशनल पावर की एलिमेंट है। नेक्स्ट है फॉरेन सपोर्ट ऑफ द डिपेंडेंसी, कि फॉरेन कितना सपोर्ट करता है, फॉरेन आपको कितना सपोर्ट करता है तो आपकी डिपेंडेंसी कितनी है, ठीक है। तो कहता है कि देयर इज़ नो